हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट हिंदी, जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे व्याकरणीय पद एवं उनके भेद। चलो इसी को आज शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, सभी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यह क्लास आने वाले एसआई मेंस और सीजीपीएससी मेंस और साथ में संपरीक्षक और अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं ना। यही से करते हैं प्रवक्ता कौन। ये एक हरिराम पटेल जी का बुक है, रस संप्रदाय, ठीक है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं, ठीक है। वही हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी, ठीक है। वाक्य रसात्मकम काव्यम किसने बोला था? विश्वनाथ जी ने बोला था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी ने। छंद शास्त्र या छंद सूत्र पिंगलाचार्य। छंद शास्त्र को पिंगला शास्त्र भी कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। मैंने छंद शास्त्र बोलेंगे तो पिंगलाचार्य आना चाहिए मन में। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह, ठीक है। और नीति संप्रदाय भी आचार्य भामह। अलंकार और नीति आचार्य भामह। और हालावाद जान रहे हो सभी, हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। और रीतिवाद है केशव दास, ठीक है। नीति संप्रदाय है आचार्य भामह और रीतिवाद है केशव दास। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रयोगवाद के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये क्या है? प्रयोगवाद के। इन चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे रस संप्रदाय का भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने बोला है? तो विश्वनाथ जी ने बोला है। छंद शास्त्र पिंगलाचार्य, पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। अलंकार और नीति शास्त्र भामह आचार्य। हालावाद के हरिवंश राय बच्चन और रीतिवाद के बोलेंगे तो केशव दास। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। अब चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक या दो आ ही जाता है, देखिए कितने सारे एग्जाम में आए हुए हैं, आता ही है। तो इसको धीरे धीरे लेकिन ना माइंड में बैठा के पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। जैसे वर्ण, ठीक है। वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण बोलते हैं। ये हो गया, सॉरी ना, दो है वर्ण के प्रकार, दो हैं। क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। वर्तमान में 33 प्लस 2 है, ठीक है। टोटल 35 है। अगर 35 नहीं दिया है तो 33 ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद वर्ण मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हो गया, मूल स्वर 4 होते हैं। कौन सा मूल स्वर है उसको भी याद रखना है आपको। मूल स्वरों में 4 होता है, छोटा, छोटी, छोटे, ऊ और री। आ, ई, ऊ और री, ठीक है। ये हो गया मूल स्वर। वहीं संयुक्त व्यंजन 4 हैं, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। और उक्षिप्त व्यंजन 2 है, ड़ और ङ, ठीक है। इस तरह से हो गया वर्ण। तो एक बार वर्ण को और देख लो, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। हो जाएगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अगर अभी आधुनिक में 35 हो गया है, ठीक है। और मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटू और री। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। उक्षिप्त व्यंजन हो जाएगा ड और ढ, ठीक है। ये हो जाएगा उक्षिप्त व्यंजन। अब स्वर मात्रा के आधार पर ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये होता है मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। मात्रा के आधार पर, ठीक है। स्वरों की संख्या 2 है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संधि देख लेते हैं, ठीक है। 3 तरह के संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सभी बचपन से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। स्वर संधि के देख लेते हैं, 5 हैं, ठीक है। स्वर संधि 5 है। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको आगे पढ़ेंगे सभी को डिटेल में, अभी प्रकार को याद रखना है, ठीक है। समास है, 6 प्रकार के समास है। अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है और द्विगु समास है। यहाँ पर बोला था ना, हाँ ठीक। यहाँ पर बोले थे यहाँ पर अब यहाँ चले गए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, चलो पे बोले थे। हाँ ठीक बेटा, ठीक, अभी पढ़ने दो, ठीक। समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर 4 हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्या है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय ए दिगु नहीं है। ठीक, ये हो गया। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर, तो कर्ता को हटा देना है। कर्म करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर हरे, ये हो गया। ठीक है, 6 ये हो गया तत्पुरुष समास कारक के आधार पर। अब द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व होते हैं, समाहार द्वंद्व होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, कर्मधारय समास देख लेते हैं। यह 4 होते हैं, विशेषण पूर्व पद और विशेष्य पूर्व पद, यही फिर विशेषणों भयो पद, उसके बाद विशेष्य भयो पद, इस तरह से। ठीक है, बहुव्रीहि समास भी 4 होते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण फिर व्यधिकरण फिर तुल्य योग बहुव्रीहि सह अव्यतिहार। ठीक है, और एक बार संज्ञा देख लेते हैं। ठीक है, संज्ञा अर्थ के आधार पर, गणना के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और उसके बाद है भाववाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर। गणना के आधार पर 2 होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये गणना। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया संज्ञा। अब सर्वनाम भी देख लेते हैं, फिर विशेषण तक देखते हैं, फिर उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, सभी पढ़े होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, जिसमें मैं, आप, तू हो गया, और वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ठीक है, इस तरह से याद करना है। कुल सर्वनाम 11 है, जिसमें मैं, आप, तू, यह, वह, और उसके बाद कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन, इस तरह से। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 हैं। अब इसमें पुरुषवाचक में भी 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं विशेषण। विशेषण के भेद कितने हैं, 4 हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण भी 2 हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण 2 और 3 अलग अलग। हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद वासुदेव नंदन के निश्चित और अनिश्चित के अलावा परिमाण बोधक भी है। ठीक है, ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब इसका देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक भी 6 हैं। एक तो गणनावाचक है, एक क्रम बोधक है, एक आवृत्ति बोधक है, एक समुदाय बोधक है, एक प्रत्येक बोधक है, एक समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गणनावाचक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, समुदाय बोधक है, प्रत्येक बोधक है और समुच्चय बोधक है। अब परिमाणवाचक विशेषण देख ले रहे हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में देख रहे हैं क्या, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक हो गया। अब उसके बाद हो जाएंगे सर्वनामिक विशेषण देख रहे हैं। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में क्या क्या है देख लेते हैं। सर्वनामिक, मौलिक सर्वनामिक विशेषण है और यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, मौलिक और यौगिक। और उसके बाद इसमें भी मौलिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है, 4 है। संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है और संबंधवाचक है। बस प्रकार को याद करिए, जितना पढ़ना है आगे पढ़ेंगे। मौलिक सर्वनामिक में संकेत है, अनिश्चयवाचक है, और उसके बाद है प्रश्नवाचक है, फिर संबंधवाचक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में देखो, वर्ण क्या होते हैं, 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 + 2 35। ठीक है, मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, उचित व्यंजन भी 2 हैं। ठीक है,
और स्वर मात्रा के आधार पर 2 हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। संधि 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आदि स्वर संधि। ठीक है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि। उसमें कर्मधारय द्विगु हट जाते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर कर्ता को हटा दो। कर्म ने करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर हो गए। और द्वंद्व समास उसमें कितने हैं? 3 हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है। और कर्मधारय समास कितने? 4 है, विशेषण पूर्वपद और विशेष्य पूर्वपद, फिर विशेषणों भयोपद, उसके बाद विशेष्यो भयोपद। ठीक है। कर्मधारा हो गया। उसके बाद आ रहा है बहुव्रीहि समास। 4 हैं, क्या क्या है? समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग सह या व्यतिहार। ठीक है। और संज्ञा अर्थ के आधार पर, गणना के आधार पर, व्युत्पत्ति के। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 है जो पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक। और गणना के आधार पर 2 है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है। ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर, गणना, यथार्थ और भाववाचक। और सर्वनाम देख ले रहे हैं। ठीक है। सर्वनाम 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम हो गए। कुल सर्वनामों की संख्या 11 है। क्या क्या है? मैं, आप, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन। ठीक है, ये सब है। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। विशेषण कितने हैं? 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को देख रहे हैं, इसको 2 है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। और हरदेव बहरी और पृथ्वीनाथ पांडे, वही वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार निश्चित और अनिश्चित और परिमाण बोधक है। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में क्या है? 6 है। गणनावाचक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है, समुदाय बोधक है, प्रत्येक बोधक है और समुच्चय बोधक है। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण 2 है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। परिमाण बोधक में हो गया। और उसके बाद हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। उसके बाद सर्वनामिक विशेषण में क्या है? मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक है। ठीक है। मौलिक सर्वनामिक भी 4 है, संकेतवाचक है, अनिश्चयवाचक है और प्रश्नवाचक है और संबंधवाचक है। ठीक है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक है। तो मौलिक में संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया 2 है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। और उसके बाद हो जाते हैं धातु, देख रहे हैं 2 है। ठीक है। मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है। धातु 2 होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। संयुक्त क्रिया कौन कितने हैं? 11 है। ठीक है। संयुक्त क्रिया 11 है। क्या है? आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक है, अवकाश बोधक है। ठीक है। अनुमति बोधक है, नित्यता बोधक है, आवश्यकता बोधक है, निश्चय बोधक है, इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ठीक है। आया हुआ एग्जाम में। ठीक है। तो इसमें संयुक्त क्रिया कितने हैं? 11 हैं। धातु 2 है, मूल धातु और यौगिक धातु। संयुक्त क्रिया की संख्या 11 है। आरंभ, समाप्ति, अवकाश, अनुमति, नित्यता, आवश्यकता और निश्चय, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। ठीक है। अव्यय, अव्यय की संख्या कितनी है? 4 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अव्यय कितने हैं? 4 है। क्या क्या है अव्यय? क्रिया विशेषण है, एक हो गया। अव्यय संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। संबंध, समुच्चय और विस्मयादि और क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर। ठीक है। अब क्रिया विशेषण देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर 4 है। ठीक है। क्रिया विशेषण जो अव्यय पढ़े हैं उसमें क्रिया विशेषण वो भी अर्थ के आधार पर 4 हैं। ठीक है। पहला है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। ये क्या है? क्रिया विशेषण काल को दर्शाता होगा, जो परिमाण को और स्थान को और रीति को। काल, स्थान, परिमाण और रीति। ठीक है। और उसके बाद रूप के आधार पर क्रिया है कितने? 3, स्थानीय, यौगिक और मूल। ठीक है। रूप के आधार पर क्रिया कितने हैं? क्रिया विशेषण 3 है, स्थानीय, यौगिक और मूल। ठीक है। और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 3, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने हैं? साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। लिंग कितने हैं? 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। ठीक है। इस चीज को याद रखना। क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर 4 हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक।
रूप के आधार पर 3 है स्थानीय, यौगिक और मूल। और प्रयोग के आधार पर 3 है साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। लिंग 2 होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। अब उसके बाद हो जाते हैं एक उभयलिंग भी होता है। ठीक है, संस्कृत में उभयलिंग, इस चीज को भी याद रखना। वचन 2 है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। वाचन 2 हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, वाचन अलग चीज है, वचन अलग है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। वाचन 2 हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है। और उसके बाद हो जाए वाच्य कितने हैं? 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पढ़े होंगे संस्कृत में। ठीक है, वाच्य कितने हैं? 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कारक जान रहे हो 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का केकी अधिकरण में पर संबोधन है, अरे हो जो भी है। ठीक है। अब उसके बाद कर्ता कारक देख लेते हैं। इसी का कर्ता का कारक अप्रत्यय कर्ता कारक, प्रत्यय कर्ता कारक। ठीक है, अप्रत्यय और प्रत्यय कर्ता कारक। काल देख लेते हैं, 3 होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। भूतकाल में सबसे ज़्यादा 6 होते हैं, वर्तमान काल में 5 और भविष्य काल की संख्या 3 है। इसको पढ़ना है। ठीक है। तो भूतकाल 6 कौन कौन से है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इसी में होता है भूतकाल में, सामान्य, आसन्न भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मत भूतकाल। ठीक है। वर्तमान काल में 5 हैं, सामान्य है, पूर्ण है, तत्कालिक है, संदिग्ध है, संभाव्य है। ठीक है, पूर्ण पूर्ण तो सामान्य है, फिर पूर्ण है। ठीक है, तात्कालिक है, संदिग्ध है और फिर संभाव्य है। ठीक है। भविष्य काल में क्या क्या है? उसमें है भविष्य में सामान्य, संभाव्य, हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, सामान्य, संभाव्य। ठीक है, सामान्य है, फिर ये वाला संभाव्य, उसके बाद क्या है? हेतु मत भविष्य काल है। ठीक है। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर अलग है, रचना के आधार पर शब्द विचार, तो और वाक्य के प्रकार है। ठीक है, ये भी आता है। तो वाक्य के प्रकार कौन से है? विधिवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है और संकेत आता है एग्जाम में। ठीक है। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8 हैं। क्या है? विधिवाचक हो सकता है, निषेधवाचक हो सकता है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय आदि, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, यह संदेहवाचक है, सॉरी ना। रचना के आधार पर शब्द विचार देख लेते हैं। ठीक है, ये शब्द है ना, रचना। वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर था, अब रचना के आधार पर शब्द विचार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हो गए, और रचना के आधार पर शब्द विचार देख रहे हैं। ठीक है, 3 है, सरल, साधारण वाक्य, एक मिश्र वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है। रचना के आधार पर शब्द विचार जो वाक्य के प्रकार कितने हैं? रचना के आधार पर 3 होते हैं। कि कौन कौन से? सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त। अर्थ के आधार पर 8 हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अब भेद देख रहे हैं ना, अब वो प्रकार दिखे थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देख रहे हैं, 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के भेद देख रहे हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर। अब रचना के आधार पर 3 होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है। प्रत्यय देख रहे हैं। ठीक है, प्रत्यय में क्या होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। तद्धित प्रत्यय भी 6 प्रकार के। ठीक है। तो कृत प्रत्यय में क्या है? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, कृदंत प्रत्यय और क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण और कर्तृवाचक कृदंत विशेषण। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कर्तृ, कर्म का करण, भाववाचक कृदंत प्रत्यय हो जाएगा और क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण, कर्तृवाचक कृदंत विशेषण। ठीक है। अब उसके बाद तद्धित प्रत्यय 6 है, हो गया। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा और उसके बाद भाववाचक हो जाएगा, फिर गुणवाचक है, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक, उनतावाचक। ये सबको लिखेंगे तो याद होगा ना। और कृदंत कितने हैं? 2 हैं, विकारी कृदंत, अविकारी कृदंत। ठीक है, विकारी कृदंत के भाव भी 4 हैं, क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। क्रियार्थक संज्ञा कृदंत हो जाए कर्तृवाचक संज्ञा कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। ठीक है। अब रस
उसके अंग देख लेते हैं। अंग को ही अवयव बोलते हैं। 4 होता है। स्थायी भाव उनकी संख्या 9 है, विभाव 2 है, अनुभाव 5 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। ठीक है, तो क्या है हो जाएगा, रस के अंग 4 है, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 5 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। यह रस के अंग है 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 9, 2, 5 और 33। रस के प्रकार कितने हैं? 9 है। श्रृंगार रस होता है, फिर हास्य रस, फिर वीर रस, करुण रस, भयानक रस। श्रृंगार सभी जान रहे हैं, हास्य सभी जान रहे हैं, वीर सभी जान रहे हैं, करुण सभी जान रहे हैं, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। ठीक है, और उसके बाद अलंकारों की संख्या कितनी है? 3 है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, छंद की संख्या 2 है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ये हरदेव बाहरी के अनुसार। ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार 4 हैं, मात्रिक, वर्णिक, उभय और मुक्तक। ये क्या है? पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, छंद के 2 जने के अनुसार, हरदेव बाहरी के मात्रिक और वर्णिक, और इसके अनुसार पृथ्वी मात्रिक और वर्णिक के अनुसार उभय और मुक्तक। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होता है ये क्लास। चलिए, धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। इसको आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। इस क्लास को 2-3 बार देखिए और साथ में इसको लिख के प्रैक्टिस करिए। मात्र 20 मिनट मैंने पढ़ाने में लगाया है, आप इसको 30 मिनट दीजिए, फिर रिविज़न में 15 मिनट, कंप्लीट हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद। अच्छा लगे क्लास तो कमेंट करिए, और कुछ सुझाव है तब भी बताइए। साथ में क्लास को लाइक करिए, और आगे भी यही क्लास चलते रहेगा। हिंदी कंप्लीट करेंगे, साथ में मेंस का तैयारी करते रहेंगे, एसआई का भी, और साथ में सीजीपीएससी और ज्येष्ठ संपरीक्षक। ठीक है, सीनियर ऑडिटर, अन्य जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत एग्ज़ाम, इतना काफ़ी है, वेटेज ज़्यादा है सीनियर ऑडिटर में, एसआई में और सीजी मेंस में। धन्यवाद।